तो दोस्तों वीडियो एग्ज़ाम के लिए यह आपका एक मॉक टेस्ट है। इसमें जीएस के कुल 50 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, चरक। देखो जो चरक थे ना, इनकी एक किताब भी है और ये काफ़ी चर्चा में रही थी किताब। इसका नाम है चरक संहिता। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन होगा, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में मथुरा कला स्कूल अपने चरम पर था। तो मथुरा कला स्कूल में निर्मित बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें तक दिखाई गई हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मियाँ तानसेन। ध्यान दीजिएगा कि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे और अकबर ने तानसेन को एक उपाधि भी दी थी। यह उपाधि थी कंठाभरण वाणी विलास। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? ये हाल ही में पूछा गया एक प्रश्न है। तो तानसेन का जो मूल नाम था वो था, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम था रामतनु पांडेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अकबर। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। इसका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था। और क्या हुआ था कि 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद 1555 तक वो भटकता रहा, इसीलिए अकबर पढ़ लिख नहीं सका था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? दोस्तों अजमेर के किले में मिला था, यानी कि ऑप्शन इसका सही है बी। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा कार्ल हेनरिक मार्क्स। ठीक है, कार्ल हेनरिक मार्क्स, यानी कि ऑप्शन बी। इसने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह न मानकर इसे जन क्रांति या राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। पल्ली आंदोलन संबंधित है उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या बनेगा? उत्तरी तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तरी तमिलनाडु की एक निम्न जाति थी पल्ली। 1871 में क्या हुआ कि जो पल्ली जनजाति थी, इसने स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रख लिया था। वे अपने को बनिया कुल क्षत्रिय बता रहे थे। यह विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जात के रीति रिवाज का अनुसरण करने लगे थे। स्पष्ट है कि पल्ली आंदोलन का संबंध तमिलनाडु से है। फिर आगे बढ़ते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? हंटर आयोग, देखो फ्रेंड्स 1854 याद है आपको, ये समय है वुड डिस्पैच का। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्त्री शिक्षा। तो इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन डी 12। राज्यसभा में वर्तमान में कुल 245 सदस्य हैं। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर हो जाते हैं और अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। इसमें 12 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, यानी कि कुल मिला के 238 चुने हुए होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध
शुरू हो गया था? तो दोस्तों आंसर है बीपी सिंह, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? बीपी सिंह के द्वारा। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1879 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे बिंदुश्री प्रसाद मंडल। ठीक है, उसको लागू किया गया था बीपी सिंह के द्वारा 1990 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1), यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार की जाती है। न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष, मतलब न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में काम करना आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? यहाँ पर किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी। मतलब अधिवक्ता के रूप में 10 साल हो या जज के रूप में कम से कम 5 साल का हो। ठीक। कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? बेसिकली यहाँ पर जो हिंदी अनुवाद है ये गलत हो जाएगा। इसको हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह है छोटा नागपुर पठार, हार्टलैंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली जो काली मिट्टी होती है वो होती है, इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या फिर अपरदन से होता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ये जो कृष्णा नदी है वह पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये पूरब की ओर बहती है। समुद्री जल का औसत खारापन कितना होता है बताओ? तो 3.5%। ये बिल्कुल रट लेना। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है बताओ? कनाडा, गुयाना, वेनेजुएला या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो दोस्तों ये स्थित है वेनेजुएला में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। एंजल, इसको साल्टो एंजल भी कहते हैं, साल्टो एंजल या फिर एंजल। और यह जो जलप्रपात है ये वेनेजुएला की रियो करोनी नदी, क्या नाम है उसका? रियो करोनी नदी। तो कुल ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर, मतलब ये लगभग 1 किलोमीटर, तो बहुत ऊंचा है ये। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? मैक्सिको की खाड़ी जो है वो किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका और क्यूबा के बीच जो फ्लोरिडा जलसंधि है, यानी कि विकल्प ए, तो इसी के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो विकल्प ए इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, मतलब पैसा ज़्यादा हो जाएगा, सामान कम हो जाएगा, तो वो मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है। प्रश्न है कि बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन ये तो आप जानते ही होंगे, तो डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? ये भी आपको पता ही होगा। घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा, चल पूंजी। ये सही जवाब है ऑप्शन सी। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, यही है अवमूल्यन। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था ये बताओ? ये अच्छा प्रश्न है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। इसके पूर्व इसे आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत यानी कि
संयुक्त प्रांत इसे कहते थे। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत या फिर संयुक्त प्रांत इसे कहा जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो चरकुला नृत्य होता है यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी। इसमें क्या होता है कि स्त्री और पुरुष, जो पुरुष होते हैं वो भी स्त्री बन जाते हैं, सिर पर मिट्टी के 7 घड़े और उस पर 108 तेल के दीपक रखकर प्रदर्शन करते हैं। मतलब यह संतुलन का एक कठिन श्रम साध्य बहुत ही शानदार चीज़ है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रामलीला, हेर नृत्य, रासलीला या फिर गिद्ध नृत्य? तो गिद्ध या फिर गिद्धा इसे कहते हैं, यह पंजाब से संबंधित है, बाकी सब उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर का मेला लगता है यूपी में? तो दोस्तों ये लगता है आगरा में। आगरा जिले में बटेश्वर का मेला लगता है। तो बटेश्वर का मेला आपको याद होगा प्रेमचंद की कहानियों में, हीरा मोती जो कहानी थी उसमें। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला मेला है, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में लगता है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर यहाँ पर आपको मिलाना है गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। तो कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है, इसका मुख्यालय मंझनपुर है, न कि वैशाली। इसका जो मुख्यालय है वो मंझनपुर है। बाकी सब कुशीनगर का पडरौना सही है, सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, अमेठी का गौरीगंज, ये सब यहाँ पर सही हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो फ्रेंड्स ये है 20.23, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना की गई थी, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं बताना है आपको। तो फ्रेंड्स ये फांट के प्रकार हैं, ठीक है। ये क्या हैं? ये फांट हैं। फांट का प्रतिपादन रॉबिन निकोलस ने किया था। कब किया था? 1982 में। कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा। तो ये है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में क्या क्या मिलता है आपको? टेबल्स मिल जाते हैं, इसके अलावा इलस्ट्रेशंस, एप्स, चार्ट्स, रिपोर्ट्स, स्पार्क लाइंस, फिल्टर्स, लिंक, टेक्स्ट सिंबल। स्पष्ट है कि इसमें पैराग्राफ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या बनेगा? रेखांकन, यानी रेखांकन तो मिलता है, पैराग्राफ नहीं मिलता है। तो इंसर्ट टैब का उपयोग चित्र, चार्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक आदि को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पैराग्राफ का मतलब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आर्टिकल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? विविध डेटा, कैश डेटा, चुनिंदा या फिर टेम्पो डेटा। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं कैश डेटा, CACHE, आपको याद होगा। कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस तो वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। तो यही बताना है आपको कि इसमें कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो मेमोरी होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। यह एक अस्थायी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो फ्रेंड्स, जब उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को ढक दिया जाएगा तो वस्तु से आने वाली किरणें लेंस के आधे भाग से परावर्तित होती हैं और वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है तथा इसकी तीव्रता कम हो जाती है। मतलब जो चित्र बनेगा वो थोड़ा सा क्लियर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ ध्वनिक यानी कि सोनोरस पदार्थ है? तो ध्वनिक का अर्थ जब धातुओं को पीटा जाता है तो उसमें से बजने की आवाज़ आती है। लकड़ी, पानी, रबर या फिर लोहा। तो पीटा जाए तो बजने की आवाज़ आएगी सबसे ज़्यादा किससे? लोहे से आएगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किस श्रेणी में रखे गए हैं? तो फ्रेंड्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को समस्थानिक यानी कि आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। आइसोटोप ऐसे तत्व के परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? संगमरमर का प्रमुख घटक। तो फ्रेंड्स, संगमरमर यानी कि मार्बल का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको CaCO3 से इंडिकेट करते हैं। उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुख, गले, पैर के निचले हिस्से और पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं पेराग्रा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। और यह एक त्वचा का रोग है जो विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। उसी की कमी से यह होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए। तो दोस्तों, B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। फिर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो केवल एक का किया गया था। 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताओ? तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों, ये प्रश्न 2021 का है और तब ये अवार्ड मिला था PR श्रीजेश को। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें पश्चिमी घाट, यानी कि विकल्प इसका सही होगा बी। आपको बताते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 मेगा डाइवर्स हैं और इसमें देश के कुल स्तनधारियों का लगभग 7.6%, पक्षियों का लगभग 12.6%, सरीसृपों की लगभग 6.2% और उभयचरों की लगभग 4.4% आबादी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ओजोन परत संरक्षण दिवस ये कब होता है? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। आपको बताना है 2022 में ओजोन परत संरक्षण दिवस की थीम क्या थी। आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 1987 में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 2021 के ओजोन दिवस का जो मुख्य विषय था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। अब बताओ कि 2022 का क्या था? ठीक है, चलो बता देता हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर के लिए आपको कुछ अलग से प्रश्न दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।